हेलो, जय महाराष्ट्र मित्रांनो। तो वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 लेके आ चुके, जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके मिलने वाला है ये चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पे नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी बता देना है कि भाई ये चैनल पे 10th के सारे और 9th के, इवन 9th के भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9th और 10th के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट और कॉन्टेंट मिलते हैं। और एग्जाम के लिए टिप्स, एग्जाम के शॉर्टकट ट्रिक्स, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, सारे के सारे चीजें आपको ये चैनल पे मिलेगा। तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो सब लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपडेट रहना ये चैनल के कंटेंट से, क्योंकि डेली ये चैनल पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा। तो हम लोग वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे पहला वाला जो टॉपिक नंबर 3 हमने सीखा था, उसके अंदर हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा था, जहां पे हम लोग ने सीखा था कि भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इतने जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, बिकॉज बच्चे लोगों के अंदर एक डाउट रहता है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल में क्या होता है। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल जी, ये एक्चुअल में क्या होता है। खाली नाम सुना है, उसकी वैल्यू सबको पता है भाई 9.8 होता है, बट एक्चुअल में ये चीज क्या होता है, ये चीज को हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोगों को एक पेन और पेंसिल ले लेना और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको समझाने के लिए पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को लेके आता हूं वापस से एक बार। ठीक है, तो हम लोगों को पता है, मान के चलो कि भाई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, अभी अर्थ के ऊपर ये देखो अर्थ है, इसके पास कुछ मास होगा। ठीक है, मैं बोल देता हूं भाई अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है। ठीक है, कितना है, कैपिटल एम है। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। क्या है ये, मास ऑफ अर्थ। यहां पे मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं, यानी कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी बता देता हूं कि भाई यहाँ पे ये जो अर्थ है इसका कुछ रेडियस होगा, इसको बोल देता हूं मैं कैपिटल आर। ठीक है, ये रेडियस है अर्थ का और ये क्या होगा, कैपिटल आर होगा। ठीक है, सेंटर से क्लियर हो गया। अच्छा, अभी देखो ये अर्थ के पास कुछ तो मास है कैपिटल एम। अगर मान के चलो हम लोग की बात करो या किसी ऑब्जेक्ट की बात करो, हम कहां पे रहते, अर्थ के सरफेस पे, हम लोग ये अर्थ के ऊपर रहते, राइट। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट की बात करूं या कोई चीज की बात करूं या किसी पर्सन की बात करूं, जैसे मैं बोल देता हूं कि भाई यहाँ पे एक पर्सन है, ये इस तरीके से अर्थ के सरफेस पे खड़ा है। तो और ये पर्सन जो है, ये पर्सन का जो मास है वो है स्मॉल एम। ठीक है, मास कितना है, स्मॉल एम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है, यानी पर्सन है। ये दोनों के पास मास है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी आपको दिख रहा है, कैपिटल आर। तो इसलिए ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये जो अर्थ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विथ अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको हम लोग कैपिटल एफ जी से बोल देते हैं, या तो अगर खाली एफ बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यानी कि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विथ अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स कितना होता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। ये फोर्स होता है, कल ही हम लोग ने सीखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जी मास ऑफ अर्थ यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। ये हम लोग ने सीखा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर फोर्स आता है तो फोर्स कभी अकेले नहीं आता है, फोर्स अपने साथ किसको लेके आता है, एक्सेलरेशन को लेके आता है। तो ये जो आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ दिख रहा है भाई, इसके साथ एक बंदा आया है। कौन बंदा है, तो आंसर है, वो बंदे का नाम है, प्यारा सा नाम है एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, वो भी वहीं पे होता है जहां पे फोर्स होता है, क्योंकि फोर्स के साथ आया है, फोर्स के साथ आया ना, फोर्स का रिलेटिव है भाई, उसके खानदान का है, उसका सगा लगा वाला है। तो ये जो आप लोगों का एक्सेलरेशन है ये इसके साथ आया, और कहां पे डायरेक्शन होगा, जहां पे फोर्स होगा। फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, राइट है। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये भी सेंटर की तरफ काम करेगा। अब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स से है, इसके लिए मैं बोल दूंगा भाई ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसके लिए हम बोल देंगे भाई, इसका नाम रहेगा, इसका नाम प्यार से रख देते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग ने एक नामकरण कर दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस देखो, मान के चलो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकते हो। ठीक है, मान के चलो ये बंदा है, वो खेल रहा है, इसके हाथ में एक बॉल है, इसने क्या किया, उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये, राइट। तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो आप बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि नीचे इसको खींच रहा है। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदलने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा। तो वेलोसिटी को कौन चेंज करता है, एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है,
ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसके लिए इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा। एक टाइम आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट वहां रुकेगा, अब वापस से ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट होगा, नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन भी उसको नीचे खींच रहा है, इसके लिए उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की थोड़ी सी कहानी हमें पता चल गई भाई। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। क्लियर? तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी दिख रहा है, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। इसके कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हो तो स्टार्टिंग में, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ वेलोसिटी देना होता है। ध्यान से सुनोगे, केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से समझ लेना। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, या तो मूविंग अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर फेंकोगे आप तो किसी स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा, राइट है ना? उस केस में आपको याद रखना वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। और आपको पता है धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, ऊपर जाके जीरो हो जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसको यू लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? यू। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ वेलोसिटी देके ही फेंकोगे। ऊपर जाते जाते उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अच्छा। अब अगर अगर मान के चलो केस 2, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड, कहां पे फेंक दिया आपने? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ फेंक दिया, अगर मान के चलो, ठीक है, तो क्या होगा? ऊपर से आप फेंक रहे हो तो ऊपर आप लोगों का स्पीड क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि वहां पे अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा उसका स्पीड बढ़ने लगेगा, जैसे जमीन से टकराएगा उसका स्पीड उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम होगा। तो v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा और मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये दो कंडीशन याद रखने का। जब भी आप लोगों को कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है, नीचे आ रहा है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कभी आपको पूछा जाएगा कितना हाइट पहुंचा या कितना नीचे जाएगा, कितना टाइम लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इस केस में आप लोगों को घबराना ही नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मुंह तोड़ जवाब देना है। और वहां पे आप लोगों को 3 इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं। हाँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग ने पढ़ा है। बस a को g से रिप्लेस कर दो, ये जो a दिख रहा है इसको g से रिप्लेस कर दो, ये a को g से, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी आप लोगों का केस आएगा, कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया है, वहां पे टाइम निकालो, कितने टाइम में पहुंचेगा नीचे या कितने टाइम में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये 3 फॉर्मूला यूज करना पड़ता है आंसर निकालने के लिए। और ये 2 कंडीशन को देखना, अगर ऊपर फेंका गया तो फटाक से मान लेने का फाइनल वेलोसिटी जीरो है, और अगर नीचे आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये मान लेने का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम लोग अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। और हमारा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है आज का वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चलो आ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है वो तो समझ गए, इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मान के चलो भाई, मेरे पास, मान के चलो आप लोग चुपचाप बैठे हो, कहां पे बैठे हो? घर में बैठे हो। घर कहां पे? अर्थ पे। तो ये रहा आपका अर्थ, क्या ये अर्थ है। अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों को मतलब बहुत मस्ती है, मस्ती तो करेंगे ना भाई। तो यहाँ पे हो आप लोग, आपका मास है स्मॉल एम, ये जो मेरा भाई है, मेरा भाई नहीं, ये अर्थ है, धरती माँ। चलो यहाँ पे मैं बोल देता, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, ये सेंटर है, और इसका जो मास है कैपिटल एम है, ये मेरे भाई का मास है स्मॉल एम। ठीक है, ये आप लोग का भाई है। ठीक है, तो चलो, तो ये ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, ये पर्सन इसके ऊपर खड़ा है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे ये पर्सन के ऊपर अर्थ क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एकदम। अब हम लोग इतना, मतलब ये टॉपिक से हम बोल सकते हैं रूबरू हो गए कि हम लोगों को बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन के ऊपर ये अर्थ क्या कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं जाना ही नहीं आपको पढ़ने के लिए। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग कहां पे भाई? ऑन पर्सन, या तो ऑब्जेक्ट बोलो, ऑफ मास स्मॉल एम, इज, वो कितना होगा? पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, वो होगा F इज इक्वल टू जी
मास ऑफ अर्थ मास ऑफ द पर्सन अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, आर डिस्टेंस है, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब ये पर्सन कहां पे खड़ा है, ये पर्सन अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, तो ये पर्सन क्या अर्थ के सरफेस के ऊपर अपना वेट अप्लाई करेगा, यस। और वेट क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, वेट का मतलब होता है फोर्स, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स। तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वेट ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू, किसके वजह से, ड्यू टू पर्सन, कितना होगा, वो वेट होगा, फोर्स होता है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी वाला लगता है, तो ये वाला फोर्स लगाएगा ये पर्सन इसके ऊपर अर्थ के सरफेस पे। और आपको मैं बता दूं, जितना हम वेट यानी जितना हम फोर्स अर्थ की सरफेस पे लगा रहे, वेट मतलब फोर्स होता है, मेरा जो वेट है वो फोर्स में अर्थ की सरफेस पे लगा रहा हूं, जितना मैं वेट मेरा या मेरा फोर्स अर्थ की सरफेस पे लगा रहा हूं, वो एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट में अर्थ मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच रहा है। मतलब मेरा वेट जो है ना भाई, जो हम लोग सोच रहे थे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग को खींच रहा है, किधर है वो फोर्स, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें महसूस नहीं। अरे भाई जो आपका वेट है ना उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आपका जो वेट है, आप जो वेट सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो, जमीन पे खड़े हो, जमीन पे बैठे हो, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वही फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही फोर्स से अर्थ आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे देखो आप इतना फोर्स लगा रहे हो, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इतना लग रहा है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आप एक जबरदस्त फॉर्मूले पे आ जाओगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और आपको एक जबरदस्त फॉर्मूला, ये क्या एफ है ना, क्या एफ का वैल्यू एम इंटू जी होता है, बिल्कुल होता है, लिख दो, इसके जगह मैंने लिख दिया एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया जी, दिख रहा है ना, हाँ, जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये कैंसिल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्यारा सा फॉर्मूला आपको मिल गया, कितना खूबसूरत सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब इससे भी बड़ा खूबसूरती जो इसमें वो ये है कि भाई आप लोग को पता है कि जो g की वैल्यू होती है वो होती है 6.67, कल ही पढ़े थे हम लोग, इंटू 10⁻⁻11। ये क्या, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24, ठीक है। उसके बाद रेडियस, अर्थ का रेडियस क्या होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, ये किलोमीटर में, आपको मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी इंटू 10⁻3, तो ये मीटर में हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों को वैल्यू आएगा 9.77, और यहां पे यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहां पे, अर्थ की सरफेस पे। मतलब आप यहां पे हो, आप यहां पे हो, आप यहां पे हो, कहीं पे भी रहो आप, आपके ऊपर जो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है वो इतना कांस्टेंट। लेकिन तब जब आप अर्थ को एक पर्टिकुलर परफेक्ट स्फीयर मानते हो, लेकिन रियलिटी अब कुछ और है। क्या रियलिटी है भाई, रियलिटी है कि जो हम लोगों को आज तक हम लोग सोच के आ रहे थे कि अर्थ जो होता है परफेक्ट स्फीयर होता है, नहीं होता। अगर अर्थ परफेक्ट स्फीयर होता तो हर एक जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती, बट भाई यहां पे थोड़ा सा भगवान ने अलग कर दिया। क्या अलग कर दिया, इसको समझ लेते। अलग ये किया कि भाई थोड़ा सा मैं इसको, तो अलग ये किया, ध्यान से देखोगे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। भाई अर्थ के सरफेस पे एक प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि जब अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से थोड़ा सा अर्थ का शेप बल्जिंग है। कैसा बल्जिंग है, तो भाई बल्जिंग का मतलब ये होता है कि अर्थ का जो शेप है कुछ इस तरीके का, अगर मैं ये एक जोग्राफिकल एक्सिस बना दूं तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं इक्वेटर, और ये पोल की तरफ है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ जो अर्थ है और ये पोल है, हाँ ये पोल है ये, और ये इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ
अर्थ जो है थोड़ा सा उभरा हुआ है और पोल की तरफ चपटा है, इसलिए यहां का जो डिस्टेंस है, अगर आप यहां पे खड़े हो तो आर सेंटर से आर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, और इसीलिए सेम दिख रहा है क्या? नहीं, सेम नहीं दिख रहा है। ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, राइट है ना? ये डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है, और ये डिस्टेंस क्या है? कम है। इसीलिए आप लोगों को पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा दिखाई देगी, जरा सा। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे, ये एंगल जो आ रहा है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, आप नीचे आओगे तो इक्वेटर पे आते आते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ का शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ का शेप अगर परफेक्ट स्फीयर होता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती वो कितनी होती? 9.77 सारे जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इक्वेटर पे रेडियस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, 9.78 के आसपास हो जाता है। आपके बुक में परफेक्ट वैल्यू दिया गया है, लेकिन आप बिल्कुल इसे कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पोल पे। तो इस तरीके का थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस दिखाई देता है, बिकॉज अर्थ का जो शेप होता है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं हो, बट थोड़ा सा बल्जिंग है, इक्वेटर की तरफ उभरा हुआ है, पोल की तरफ चपटा हुआ है। इसी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ के अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा। आया बात समझ में सब लोगों को? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हाइट से क्या होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हाइट बदलने से बदल जाएगा? आंसर है यस, बिल्कुल बदलेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? अर्थ का सरफेस है। अगर आप मान लो परफेक्टली कि भाई अर्थ हमारा जो है वो एक स्फीयर है, मान लो, लेकिन है नहीं, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे सब जगह कैसा? सेम होगा। कितना होगा? 9.8 मान लो, चलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट जैसे आप अर्थ के आप लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हो, ठीक है? जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाने लगोगे ये इस तरीके से, तो आप ये पाओगे कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे जो था और एक्सेलरेशन ड्यू टू यहां पे ग्रेविटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। यानी कि हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब कम होने लगता है। जैसे आप अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान देना है, जैसे आप लोगों का जो अर्थ का रेडियस होता है, मैं यहां पे बता दूं, अर्थ का जो रेडियस है ये है 6400 किलोमीटर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। कितना है? 64, सॉरी ये कलर दिख नहीं रहा है, चलो ये वाला 6400 किलोमीटर। ये कलर दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा है ये वाला? चलो दिख रहा है, ये 6400 किलोमीटर, राइट? तो अगर आप इसको कंपेयर करो, तो अगर आप इतने दूर पे, इतने हाइट पे गए हो, सिर्फ इतने हाइट पे गए हो, जो कि मान के चलो ये 10 किलोमीटर का हाइट है, कहां से? अर्थ के सरफेस से, तो यहाँ पे आपको फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ऊपर चले गए, 35,000 किलोमीटर ऊपर चले गए, ठीक है, तो आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता हुआ दिखाई देगा, और होता है जहां पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? मैं प्यारी सी बात कंक्लूजन में लिखूंगा, एज वी, और आप लोगों को भी ये बात ध्यान में रखना, आपको दिमाग में लिख लेना है, डायरेक्ट कहीं नहीं लिखने का, बुक भी खर्चा नहीं करने का, डायरेक्ट दिमाग में लिखने का। एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? रिड्यूसेस। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे। तो ये बात को आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, ये बात को आप लोगों को अपने ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते, डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा। मतलब मैं भाई आराम से यहाँ पे बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ, अब मेरे को किसी ने बोला भाई अंदर जा। अब भाई ये कौन सी बात हो गई? अर्थ के अंदर कौन जाता है? लेकिन बोला, ठीक है, हम गए। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था अर्थ की सरफेस पे, यहाँ पे अर्थ सेंटर पे आ गया, मैं यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे मेरे ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना काम कर रहा था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मैं नीचे जाने लगा, यहाँ पे देखा, अरे भाई कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? जैसे मैं सेंटर पे आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर आप अर्थ के डेप्थ में जाते हो, खड्डा खोद रहे हो, अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगेगा। अगर आप अर्थ की सरफेस पे हो तो 9.8, अगर ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, नीचे जाओगे तो भी कम होगा। यही तो खासियत है हमारे इस
ब्यूटीफुल यूनिवर्स की। तो यहां पे क्या समझ में आया, एज वी, हमें समझ में आया कि भाई एज वी मूव बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हो तो क्या होगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या भाई, ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्या होने लगेगा, ये डिक्रीज होने लगेगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होने लगता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी बात, एट सेंटर, कहां पे, एट सेंटर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है शून्य होती है। ये आप लोग अपने दिमाग में एक 100 की नोट निकालो, उसके ऊपर लिख के रख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, हमेशा 0 होता है। कहां पे सबसे मैक्सिमम होता है, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर उससे भी ऊपर जाओगे कम होने लगेगा, अंदर जाओगे तो भी कम होने लगेगा, और एकदम एकदम अंदर गए, सेंटर पे चले गए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हो गया। वापस से मैं बता दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम का मतलब मास ऑफ अर्थ होता है, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। आपको ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम और आर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हो तो दूसरे प्लेनेट का मास अलग होता है, रेडियस अलग होता है, इसके लिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगी, ठीक है। जीएम ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये फॉर्मूला में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा है, ये प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, जिस प्लेनेट पे आप रह रहे हो, ठीक है। ये बात समझ लेना, कितना होता है अर्थ की सरफेस पे 9.77, जिसको 9.8 मान सकते, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कुछ आपके बुक में चार्ट दिया गया, देखो अगर आप अर्थ की सरफेस पे रहते हो, ठीक है, जो कि हम लोग वहीं पे रहते हैं और कहीं पे नहीं रहते, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसका मतलब आप सरफेस से कितने हाइट पे, 0 पे, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का खूबसूरत सा वैल्यू है जो है 9.8, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे चले गए आप, जो कि 8.8 किलोमीटर हाइट पे है, तो वहां पे भी ज्यादा बदलाव नहीं देखने मिलता है, वो भी उतना ही होता है 9.8। वहीं पे अगर आप मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, जो हम लोग बलून से उड़ते हैं ना, हॉट एयर बलून, तो उससे जो रीच होता है हाइट 36.6 किलोमीटर, वहां पे जरा सा आपको बदलाव देखने मिलता है 9.77, देखो कम हो गया, हाइट पे गए। फिर हाइट ऑफ ए टाइपिकल वेदर सैटेलाइट, जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं वेदर के लिए, 400 किलोमीटर पर रिवॉल्व करता है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखने का भाई, यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का, चाहे वो ग्रेविटी वाला है चाहे स्मॉल ए वाला है, ठीक है। हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है बहुत हाइट पे होता है, 35,700 किलोमीटर हाइट पे होता है। सबसे छोटी वैल्यू वहां पे देखने मिलती है एक्सेलरेशन की 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बिल्कुल, तो आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मास और वेट, हम लोग बेसिकली जो हमारे आसपास का जो सोसाइटी है, डे टू डे लाइफ में हम लोग जब बात करते हैं भाई मेरा वेट 50 केजी, मेरा वेट 60 केजी, एक्चुअली में हम वहां पे अपने मास के बारे में बात करते हैं। वेट अलग चीज होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वेट मतलब फोर्स होता है, जो फोर्स आप जमीन पे लगाते हो या तो जिस फोर्स से आपको अर्थ दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, उसी को वेट बोला जाता है, ठीक है। तो मैं पहले समझा देता हूं, अगर आप लोग मास की बात करो, यहां पे हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं। अगर आप मास की बात करो, सबसे पहला जो प्यारा सा वर्ड है वो है मास। अगर आप मास की बात करो तो मास का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने पार्टिकल्स है, उसी को मास बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, या अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मैटर, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उसको मास बोला जाता है। और जो वेट होता है, जैसे यहां पे है, वेट का मतलब होता है भाई कितना फोर्स आप जमीन पे लगा रहे हो, या तो कितना फोर्स आपके ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशन वाला, उसको वेट बोलते हैं। तो ये जो मास होता है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, पार्टिकल लिखना बहुत सही होगा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, या तो न्यूटन के हिसाब से मास का मतलब होता है मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब हम लोग किसी भी बदलाव को कितना अपोज करते हैं,
मेजर ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब होता है जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मेरे को कोई धक्का देके चलाने की कोशिश करे तो मैं जल्दी नहीं चलूंगा क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है। कोई हल्की चीज है उसको थोड़ा सा फोर्स लगाया निकल जाएगा आगे, राइट है। तो इसका मतलब मैं ज्यादा अपोज कर रहा हूं, मैं अपने आप को मोशन में लेने नहीं दे रहा हूं, मोशन में जाने नहीं दे रहा हूं, मैं अपोज कर रहा हूं, तो मेरे पास इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया ज्यादा मतलब मास ज्यादा, इनर्शिया का मतलब मास कम। तो इनर्शिया न्यूटन बताते हैं, मेजर ऑफ इनर्शिया होता है मास। उसके बाद मास का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी, किलोग्राम बोला जाता है जिसको। और मास एक स्केलार क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलार। और ये कभी बदलता नहीं, आप कोई भी दुनिया में चले जाओ, ये कभी बदलता नहीं। आप कोई भी दुनिया में चले जाओ, आप चाहे तो दूसरे देश में चले जाओ या आप हातिम के दुनिया में चले जाओ, मास डज नॉट चेंज, डज नॉट, या शकलक बुम बुम वाले दुनिया में चले जाओ, ये मास बदलता नहीं। बट वेट की बात करो तो भाई वेट जो है ये खास आदमी अपना। वेट का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग, या तो फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। कौन अप्लाई करेगा? ऑब्जेक्ट। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ या प्लैनेट बोल दो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखोगे, ये जो वेट होता है, वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है मास आपका कितना है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो भी आपका मास है, मान के चलो मेरा मास 50 केजी है, तो मैं अगर उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस प्लेनेट पे मैं हूं, मान के चलो मैं अर्थ पे हूं तो 9.8, 50 इंटू 9.8 जो भी आएगा वो मेरा क्या होगा? वेट होगा। और वेट का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि ये क्या है? ये फोर्स है, इज यूनिट, सॉरी 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 सॉरी, इज न्यूटन। फोर्स है ना तो न्यूटन होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होता है वो वही होता है जहां पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अब देखो क्या होता है, क्या ये कांस्टेंट होता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, इट वेरीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट। अगर अलग अलग प्लैनेट पे आप जाओगे तो आपका मास सेम रहेगा, बट आप लोगों का वेट आपको अलग अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वेट देखो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बना है। मैंने आपको बताया दूसरे प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है, इसलिए आपका वेट अलग अलग हो जाएगा। वहीं पे जैसे मून की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेट की बात करो तो अगर आपका वेट अर्थ पे जो भी होगा लेट से 50, तो 50 को 6 से डिवाइड करो, उतना कम हो जाएगा आप लोगों का वेट कहाँ पे? मून पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेट और मास के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मास मतलब आप लोगों का जो वजन है, वेट का मतलब आप कितना फोर्स अर्थ पे लगा रहे हो, या अर्थ कितने फोर्स से आपको खींच रहा है, उसी को वेट बोला जाता है। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता। क्लियर? चलो इसी बेस पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल से। चलो देखते हैं क्या दिया गया। मैंने आपको बताया कैसे अप्रोच करना होता है। देखो इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन, तो आप लोगों को पता चल गया कि भाई न्यूटन लिखा है मतलब ये वेट दिया, मास नहीं दिया गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेट है। अच्छा वेट को क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं वेट को मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकता हूँ? यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कितना है? 750 न्यूटन, ठीक है। अच्छा हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन मून? उसका वेट मून पे कितना हो जाएगा? अगर उसका वेट 750 है अर्थ पे, तो मून पे कितना हो जाएगा वो पता करना है। गिवन दैट मून मास इज वन ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, ये मैं जरा सा चेक कर लेता हूँ इसका वैल्यू क्या है। एक सेकंड, हाँ आपके टेक्स्ट बुक का ही मैं 2 सेकंड में चेक करके यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ये यहाँ पे बराबर यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, जस्ट अ सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। आप भी आपके टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। गिवन दैट मून्स मास इज 1, वन अपॉन 81 है ये, हाँ 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7। यहाँ पे आएगा 1/3.7 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। यस चलो क्लियर हो गया। चलो देखते हैं अभी हमें क्या बोल रहा है। मून गिवन दैट मून मास इज 1/81, इसका मतलब क्या होता है? ये बोल रहा है
कि अर्थ का जो मास है और मून का मास जो है, इन दोनों का रेशियो जो है वो 81 है रेशियो। इसका मतलब वही होता है 1/81, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में मून का जो मास है 81 टाइम्स कम है। तो ये, और दूसरा क्या बोला, एंड इट्स रेडियस इज, जो मून का रेडियस है अर्थ के कंपैरिजन में कितना, 1/3.7। तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 3.7। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, 1/, नहीं, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, यहां पे लिखोगे टू फाइंड, आपको फाइंड करना है भाई वेट ऑन मून। क्लियर हो गया, क्या फाइंड करना, वेट ऑन मून। चलो स्टार्ट करें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बॉर्डर बना देता हूँ सो दैट हम लोग यहाँ पे मिक्स नहीं होंगे, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो पर्सन है उसके ऊपर अर्थ पे कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ कितना लगेगा, जी, वो पर्सन का मास, अर्थ का मास अपॉन अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। ये कितना होगा जरा ध्यान से देखोगे, ये ऐसे रहने दो जी को, ठीक है, ऐसे रहने दो, ये एम को भी वैसे रहने दो, एम ई को भी वैसे रहने दो, आर ई का स्क्वायर। या तो एक काम करो, आपको पता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे है और इसी को वेट बोलते हैं, जो कि दिया गया है, कितना दिया गया है, 750। एम जी बोलो या जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बोलो या डब्ल्यू बोलो या एफ बोलो, सबका मतलब सेम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही वेट होता है। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये कितना, 750, ठीक है। यहां से ना मैं मास का फॉर्मूला बनाऊंगा, देखो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास का फॉर्मूला बनेगा, मास इज इक्वल टू 750 के साथ ये मल्टीप्लाई चला जाएगा, 750 इंटू आर ई का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा और जी और एम ई इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, जी और मास ऑफ अर्थ, ये आपको स्मॉल एम मिल गया। क्लियर हो गया, इसको बड़े प्यार से संभाल के रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब मून की बात करेंगे, ठीक है। फोर्स यानी कि वेट मून पे कितना लगेगा, तो वही लगेगा जी पर्सन का मास, मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ दी मून का स्क्वायर। जब मैं मून पे जाऊंगा तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, इतना ही लगेगा। चलो तो देखो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये m की वैल्यू मेरे पास है, देखो ये रहा, रख दो 750 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू, ये m की वैल्यू रख दिया, ये g मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को, कोई भी डाउट है तो बता देना आपको, ठीक है। चलो अब देखो ये कैपिटल जी, ये कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, अगला क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखोगे एकदम सिंपल है, देखो 750 इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन, मैं ये आर एम को इसके साथ बुला देता था, इंटू ये क्या है, मास ऑफ मून अपॉन ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। चलो वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 750 इंटू, ध्यान से देखना, आर ई अपॉन आर एम, आपको पता है आर ई अपॉन आर एम क्या होता है, 3.7, तो ये हो गया 3.7, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, हमारे पास उल्टा है, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून 81 है, ये उल्टा है तो 1/81 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको कैलसी से सॉल्व करूंगा, आई एम रियली सॉरी, आप भी कर लेना, प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ठीक है। 3.7 इंटू 3.7 होता है 13.69, इसको मैं 750 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 81 से, और ये आ जाएगा आप लोगों का 126.75। अच्छा ये क्या आया, ये आया भाई, क्या देखो, फोर्स ऑन मून या वेट ऑन मून बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या आया, वेट ऑन मून आया 126.75, वेट ऑन मून आप लोगों को मिल गया 126.75, क्या न्यूटन, इतना वेट आपका मून पे हो जाएगा। देखो अर्थ पे कितना था, 750 था, जब आप मून पे आए तो 126.75 हो गया, तो कम हो गया ना। इस तरीके से अलग अलग प्लैनेट पे अगर आप जाओगे तो आपको आपका वेट अलग दिखाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होता है। वहीं पे मास तो सब जगह से, मून पे भी आपका मास उतना ही रहेगा, मार्स पे भी उतना ही रहेगा, अर्थ पे भी, बट आप लोगों का जो वेट है वो अलग अलग हो जाएगा, ये ध्यान में हमेशा के लिए रख लेना, ठीक है। तो
तो आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का हम लोग लेके आएंगे टॉपिक, बट उससे पहले आप लोगों को कमेंट में बता देना है कौन सा डाउट है आप लोगों को, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में एक आप लोगों को लिंक दिया गया, लिंक में क्लिक करके आपको व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना है। वहां पे बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे एग्जाम स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर चैनल पे नए तो फटाक से सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो, कमेंट भी कर देना है, कमेंट को पूरा भर देना, कमेंट सेक्शन भर देना आप लोगों को। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल अर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।